ओके, तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो हम करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो हमारे, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन में आते हैं, मतलब जो जल में जो घुलने वाले जो हमारे विटामिन होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे उसमें हम सबसे पहले हमारे जो दो विटामिन होते हैं, बी और हमारा सी, वो हमारे जल विलय विटामिन होते हैं। और इसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे विटामिन बी के प्रकार होते हैं जो इसी के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है ना। तो ये विटामिन बी बेसिकली एक समूह होता है जिसमें बी 1, बी 2, बी 3, बी 4 अनेक प्रकार के, बी 12 तक हम जो है उनके बारे में समझते हैं। तो ये एक समूह है बेसिकली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम कई प्रकार के विटामिन बी के बारे में हम पढ़ते हैं। बी 1 है, जैसे यहाँ पे 6 बेसिकली इस ग्रुप में हम विटामिन बी के बारे में पढ़ते हैं, जिनके नाम भी अलग हैं। बी 1 को हम थायमीन कहते हैं, बी 2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, बी 3 को हम नियासिन, बी 6 को नियासिन कहते हैं। फिर हमारा यहाँ पर हमारे पायरोडॉक्सिन, फोलिक एसिड होते हैं, बी 12 भी होते हैं। ये 6 हम जो है बेसिकली बी के जो समूह के विटामिन है हम इनको पढ़ते हैं, और इनकी एक सही अनुपात में मात्रा में हमारे शरीर में होना चाहिए होता है, नहीं तो हमें कुछ बीमारियों के होने की आशंका रहती है। तो बी समूह के जो विटामिन होते हैं बेसिकली इनका क्या काम होता है, ये हमारे कोएंजाइम्स होते हैं ना हमारे, उनके उनका ये कार्य करते हैं। मतलब कोएंजाइम्स हमें सहायता करते हैं कुछ पोषक तत्वों को पचाने में। कौन से पोषक तत्वों को पचाने में? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा, उनको ये पचाने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे बेसिकली जो कोएंजाइम्स होते हैं, सह एंजाइम्स होते हैं, ये भी हमारे एक तरह के केमिकल ही होते हैं जो कि एंजाइम्स को हेल्प करते हैं, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। और एंजाइम्स बेसिकली हमारे जो है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें हम हेल्प करते हैं। तो पहले हम विटामिन एक मिनट, विटामिन बी 1 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बी 1 का जो नाम है वो क्या है? थायमीन। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नीचे लिखा हुआ थायमीन। तो विटामिन बी 1 या हमारा जो थायमीन है, ये हमारा जो है पशुओं से भी हमें प्राप्त होता है और हमें वनस्पतियों से भी प्राप्त होता है। तो जो हमारे जो तेल जो हमारा होता है, जो चीनी वगैरह है, जो फैट जो हमारा होता है, उनमें हमारा ये बी 1 जो है प्रेजेंट होता है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में होता है, ठीक है। और कुछ जो हमारे वनस्पतियां हैं, जैसे कि जो हमारे साबुत अनाज हैं, दालें हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो तेल में, चीनी वगैरह में, फैट में ये कम मात्रा में होता है, और हमारे अनाज और दालों में ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो पशु जनित जो होते हैं, जो कि हमारे मीट जो है, एग योग, अंडे की जो जर्दी होती है ना, पोल्ट्री के जो हमारे जो भी सोर्सेज हैं, वहां पर भी ये अच्छा, इस अच्छे रूप में जो है पाया हो जाता है। तो इसको हम मदद करते हैं कि हमारे शरीर में सही अनुपात पे ये जाए, और ताकि ये हमारे जो डाइजेशन में अच्छे से जो है मदद करेगा। इसका काम क्या है? इसका बेसिकली जो काम है हमारे बी 1 का जो है, ये हमें मदद करता है, कोएंजाइम्स की तरह काम करता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था। और ये हमें एंजाइम्स जो जब हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो डाइजेशन के प्रोसेस में जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, वहां पे एनर्जी फॉर्म होती है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज
का जब हमारे शरीर में जाता है तो उसको एक ऊर्जा के रूप में वो परिवर्तित करता है, तो उस ऊर्जा को बनाने में ये हमारा मदद करता है। B1 एज ए कोएंजाइम जो है हेल्प करता है, और ये ऊर्जा हमारे शरीर के सभी कार्यों के लिए काम आती है, और हमारे शरीर का वृद्धि में भी ये सहायक होती है। तो ये B1 हमारा इस तरह से काम करता है। और थायमीन, पायरोफॉस्फेट जो है, जो थायमीन से बनता है, एक तरह का कोएंजाइम होता है जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने में जो है मदद करता है। ठीक है ना? और बाकी भी हमारे शरीर के जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम है, हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, वो सब ठीक से काम करे तो इसमें मदद करता है। तो पाचन उसमें ये हमारे मदद करता है कि जितने भी हमारे जो हमारी वहाँ के जो चिकनी मांसपेशियां हैं, वो उनको ऊर्जा देता है, और उनका काम ताकि अच्छे से चले। अगर इसकी कमी होगी तो जो हमारी जो चिकनी मांसपेशियां हैं वो ठीक से कार्य नहीं करेंगी, तो पाचन ठीक से सही नहीं होगा, जो रस का निर्माण होगा वो सही से जो है एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो हमारी बॉडी उनको जो नए जूसेस हैं उनका सिक्रीशन नहीं होगा, बना नहीं पाएंगी, तो हमारे पाचन तंत्र पे इफेक्ट आएगा, हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ा जाएगा, जिसमें कि हमें भूख नहीं लगेगी, हमारी जो है कब्ज होने के है, अपच की शिकायत है, तो ये इस तरह की हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, मतलब हमारा तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, तो वहां पर भी हमें जो है ऊर्जा बहुत ज्यादा चाहिए होती है। अगर थायमीन की कमी होती है तो ऊर्जा सही रूप से नहीं बनेगी, तो हमारे जो तंत्रिकाएं हैं उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगी। तो जब वो काम नहीं कर पाएगी, जो हमारा जो उनका रिएक्शन है किसी एक्शन के अगेंस्ट, मतलब जो हमें मैसेज देती है, जो उनकी इम्पल्स होती है, वो देरी से होगी, तो उसकी वजह से हम किसी भी चीज को रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, हम सजगता के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके कारण जो है उसका क्या होगा कि हमारे के अंदर जो है थकान रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, किसी भी चीज के प्रति हमारा जो है लगाव नहीं पैदा होगा। तो नसों में कमजोरी होती चली जाएगी, उसकी वजह से जो है दर्द प्रॉपर जो है आपको वहां पर आपको उनके जब मैसेज ठीक से नहीं जाएगा तो दर्द रहेगा, और हो सकता है कि पैरालिसिस जो हमारा होता है वो भी होने की संभावना हो जाती है। ये लेकिन बहुत लंबे किस्से हैं। और साथ ही साथ रक्त परिसंचरण सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो जो एनर्जी जो होती है वो अगर वो सामान्य रूप से नहीं बनती रहेगी, जो कि थायमीन बनाने में सहायक होता है, तो हमारा हृदय भी किससे बना है? मांसपेशियों से बना है। तो हृदय की मांसपेशी भी क्या होंगी? कमजोर हो सकती है, हृदय ठीक से काम नहीं करेगा, हृदय ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारा रक्त ठीक से नहीं बहेगा, हमारी जो रक्त हमारी वाहिनियों में बहता है, रक्त वाहिनियां जो होती हैं उनकी जो वॉल होती है वो भी कमजोर हो जाएगी, तो रक्त ठीक से नहीं पहुंचेगा, तो उसके कारण भी हमारे को बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है ना? तो हमने ये देखा था कि तो थायमीन हमें कहाँ से मिलता है? हमें दालों से मिलता है, अनाजों से मिलता है, ऑयल और नट से मिलता है। यहाँ पे बताया गया है कि कितना कितना उसकी क्वांटिटी है। तो जो हमारे अनाज होते हैं, जो साबुत अनाज होते हैं और रिफाइंड जो होते हैं, है ना, उनमें भी कितना इनका होता है। तो आप देखोगे साबुत अनाजों में लगभग 0.2 के मिलीग्राम होता है, लेकिन रिफाइंड में वही 0.06, काफी कम होता है लेकिन काफी कम होता है। जो हमारे फ्लैश फूड्स जो होते हैं, मतलब जो हमारे पशुओं से जो हमें आहार हमें उत्पन्न होता है, पोर्क है जो कि लीवर या शीप का जो है, या बाकी हमारे अंडे, मछली वगैरह, वहां से अलग अलग हमारे ये बताया गया है कि कितना हमें मिलता है। और हमारे फल और सब्जियों में भी ये प्रेजेंट होता है, और दूध में भी होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसकी कमी की वजह से, जैसे कि अभी हमने बात करते, ये हमारे पाचन क्रिया को ये जो है इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो हमें भूख जो है लगनी बंद हो जाती है, हमारी मसल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कब्जी हो जाती है, भूख ना लगना, साथ में उल्टी, और जो है उल्टी का मन होना या उल्टी ही होना, ये इसके हमारे सिम्टम्स होते हैं अगर इसकी शरीर में कमी रहती है। और ये हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करती है। अभी जैसे हमने करा था, उसकी वजह से हमारे को जो है डिप्रेशन जो है, या अलग अलग तरह के मूड स्विंग्स जो हम कह देते हैं,
और साथ ही साथ जो है चिड़चिड़ापन, भुलक्कड़पन जो है, बहुत ही कंफ्यूजन सी रहेगी, डर है, इस तरह के जो है रहेंगे। और अगर ये है बहुत ही ज्यादा शरीर में इसकी कमी होती है तो एक बीमारी होती है बेरी बेरी। बेरी बेरी नामक रोग जो हमारे B1 की कमी की वजह से होता है, उसमें जो होता है वो कि हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर प्रभावित करता है। आई कांट उसको हर उसमें मतलब बेरी बेरी का मतलब जो एक उसका मीनिंग जो है बेसिकली आई कांट, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो जो इतना वो कमजोर हो जाता है कि वो किसी भी काम के लिए कहेगा अरे भैया ये मेरे बस की नहीं, अरे भैया ये मेरे बस की नहीं। तो बेरी बेरी करके इसीलिए इस तरह का रोग जो होता है B1 की कमी के कारण हो जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई इसी के साथ जो बहुत अल्कोहल कंज्यूम करता होगा, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का होगा, तो इसके जो जो है ज्यादातर उन लोगों में देखी जाती है, क्योंकि जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका बहुत ही ज्यादा जो फूड इनटेक लो होता है, तो उसमें जो थायमीन के जो डेफिशिएंसी उनमें ज्यादा प्रभावित रूप से देखी जाती है। और अगर इसकी डोज प्रॉपर ली जाए फिर वो थोड़े दिन में ठीक भी हो जाते हैं। इसके बाद हमारा होता है B2। बीटी को हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, और ये भी हमें एनिमल और प्लांट सोर्सेज दोनों से मिलती है। ये बेसिकली हमारा जो एक साइंटिस्ट रहे होंगे उन्हीं के नाम के ऊपर राइबोफ्लेविन इनका नाम रखा गया है। और ये यीस्ट जो खमन जो होता है वहां से इसको अलग से निकाल के इसका जो है इसका आविष्कार किया गया था 1935 में। कून्स कोवर्कर्स ने इसकी इजाद की था, और पहले इसको विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता था। और राइबोफ्लेविन इसके केमिकल स्ट्रक्चर जो इसकी शेप स्ट्रक्चर की वजह से दिया जाता है, ये येलो और ग्रीन कलर का होता है, मतलब पीला हरा सा। तो लैटिन शब्द में भी बेसिकली फ्लेवस येलो कलर को बोला जाता है, इसलिए इसका नाम राइबोफ्लेविन दिया गया था। और इसके अंदर जो हमारा पिगमेंट होता है जो कि शुगर कंट्रोल करता है, शुगर को राइबोस के नाम से, इसीलिए इसको राइबोफ्लेविन नाम दिया गया। पानी में ये घुलता है, और लेकिन ये कम घुलनशील होता है थायमीन के मुकाबले, और ये गर्मी बहुत बर्दाश्त कर लेता है। ये ज्यादा गर्मी में ये रहने वाला है। तो जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं ये उसमें काफी अच्छे से ये बॉडी के अंदर रहता है। और जब लेकिन हम इसको व्हेन इन सॉल्यूशन, जब इसको लेकिन उसमें घोल लेते हैं तो ये हमारा डिस्ट्रॉयड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, ये उसमें जब ये घुलता है तो सनलाइट के एक्सपोजर उसमें ये जो है नष्ट हो जाता है। तो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ मिल्क टू डायरेक्ट सनलाइट, जैसे कि दूध है, अगर आप बहुत ज्यादा देर हो गए तो वहां पर ये जो हमारा राइबोफ्लेविन है वो हमारा नष्ट हो जाता है। तो फंक्शन जो इसका है, द प्राइमरी फॉर्म ऑफ राइबोफ्लेविन, ये जो हमारा इसका भी जो है बेसिकली कोएंजाइम्स का काम करता है, और हमारे एनर्जी को और टिश्यूज की बिल्डिंग में, मतलब उनको बनाने में, जो प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। और ये हमें जो है पशुओं से और हमें जो है वनस्पतियों से जो है मिल जाता है। तो दूध राइबोफ्लेविन का अच्छा सोर्स होता है, और ये हमें दूध से बनी हुई चीजों से मिल जाता है। और जैसे कि हमारा छाछ है, दही है ना, ये सब चीजें कंसंट्रेटेड मिल्क जो होते हैं। और घी में और मक्खन में ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। घी और मक्खन में वसा का जो है ज्यादा होता है, इसीलिए ये उसमें नहीं प्रेजेंट होता है। जो पशुओं के उसमें, और हमारे जो लिवर और किडनी जो होती हैं, और बर्ड्स के उसमें भी इस उसमें राइबोफ्लेविन उनकी उसमें ज्यादा अच्छे से जो है पाया जाता है। और ये हमारे दालों में, हरी सब्जियों में, अंडे में भी ये पाया जाता है, और हमारे अनाजों में भी, जो हमारे फल हैं उनमें भी ये पाया जाता है। अगर इसकी कमी होती है तो इसके कमी से हमारी आंखों के ऊपर, हमारी चमड़ी और हमारी नर्व्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हमारी जो आंखों की जो पलकें हैं वो बहुत ही रूखी बेजान सी हो जाती हैं, और आंखें बहुत ही हमारी जो है किसी भी बहुत ज्यादा तेज रोशनी पे बहुत ही सेंसिटिव सी होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन जो होती है फोटोफोबिया, मतलब फोटो इज द लाइट एंड फोबिया इज द जो उसका फियर है, डर है। तो लाइट से डरती हैं ये, मतलब ज्यादा रोशनी में इस तरह की ये जो है इफेक्ट आना शुरू होगा, फोटोफोबिया। तो इसमें स्किन चेंजेस भी हमारे जो होते हैं, मुंह के
आसपास हमारे होंठ हैं, हमारी जीभ हमारी नाक के आसपास, वहां पर हमारे क्रैक क्रैक से कटा कटा सा लगेगा, जीभ सूजी हुई सी मोटी सी लाल सी लगेगी। तो इसको जो क्लिनिकली जो इनके नाम दिए जाते हैं, किलोसिस है, किलोसिस आपके जीभ का जो है, एंगुलोस्टोमेटाइटिस जो मुंह के साइड के जो है आपके कटे कटे से जो है ना, होठों के आसपास के कटे कटे, या नाक के आसपास के जो है कटे कटे से नेजोलेबियल डिस्पेक्सिया, स्क्रॉटल डर्मेटाइटिस जो स्क्रॉटम के आसपास की चमड़ी जो होती है मेल्स में, तो वहां पे भी वो चमड़ी जो थोड़ी सी वहां पे भी सेंसिटिविटी, कटा फटा सा जो हो सकता है, स्किन थोड़ी सी हो जाती है। तो इस तरह के जो है इसके जो है डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। नेक्स्ट है विटामिन बी 3 नियासिन जो है हमारा, ये भी नेक्स्ट हमारा है, बी कॉम्प्लेक्स फैमिली का है। और इसको जो हम प्राप्त करते हैं वो भी मीट है, मछली, पोल्ट्री वगैरह से मिलते हैं, और हमारी दालों और कुछ हमारे जो बीजों में भी ये प्राप्त किया जा सकता है। तो इसकी खास बात ये बताई गई है यहाँ पे कि नियासिन जो है ये हमारे शरीर के अंदर ही बन जाता है, जो कि हमारे प्रोटीन जो एक हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनसे बनते हैं, तो वहां पे ट्रिप्टोपैन करके ही ये हमारे शरीर इसको बना लेता है। तो दूध जो है हमारा बहुत ही अच्छा सोर्स होता है जहां से ये हमें ट्रिप्टोपैन मिल जाता है, परंतु नियासिन नहीं मिलता है। तो ट्रिप्टोपैन को जो है कन्वर्ट किया जाता है, जो कि मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है, वो सच नियासिन नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन हमारे शरीर में जाके वो कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हमारा भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, दूध से हम नियासिन को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मेन जो काम होता है, ये भी कोएंजाइम्स की तरह काम करता है, एनर्जी जो है बनाने में मदद करता है, और हमारे जो है पाचन किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का भी। तो हमारे चयापचय का जो कार्य होता है उसमें भी ये बहुत मदद करता है। और ये हमारे बेसिकली नियासिन जो है ये दो हमारे कोएंजाइम्स बनाता है, और एनएडी और एनएडीपी, जिसको कि निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और दूसरे को जो है उसमें फॉस्फेट डेरिवेटिव ये होते हैं, दोनों ही हमारे इसमें मतलब फॉस्फेट की भी प्रेजेंस होती है। और ये नियासिन का काम क्या है, हमारे जो जितने भी हमारे ऊतक हैं, टिश्यूज है, उनकी जो टूट फूट होती है उनको ये ठीक करता है, और उनकी टिश्यू की रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, मतलब वो अच्छे से उनके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो, ताकि वो अच्छे से उनके अंदर कार्य हो। और जो भी टूट फूट होती है, जो ग्लूकोज वहां पर जो टूटता है एनर्जी बनाने के लिए, उसको ऊर्जा बनाने में ये मदद करता है। तो ये हमारे राइबोफ्लेविन और थायमीन के साथ साथ ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तो अभी तक के जितने भी हमारा, सबसे पहला थायमीन था, दूसरा राइबोफ्लेविन था, तीसरा नियासिन है, ये B1 B2 B3, ये सारे ही हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, सारे ही हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिलती रहेगी। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, नियासिन भी हमें जो प्लांट फूड से मिलता है अच्छे से। अभी हमने जैसे देखा, दूध तो है ही इसका अच्छा सोर्स, और लिवर और ऑर्गन मीट जो होते हैं वहां से भी हमें मिलता है, मूंगफली और लिवर वगैरह जो इसमें भी हमें अच्छे से मांगा जाता है। जहां पर हम अनाज को ज्यादा लेते हैं, क्योंकि हम लोग भारतीय ज्यादातर अनाज के ऊपर ही अपना करते हैं, तो हमें ये दालों से, और जो दालें नहीं खाते हैं उनको मीट से ये मिलता है, क्योंकि अनाज में इतना ज्यादा नहीं है प्रेजेंट होता है। तो जो अनरिफाइंड और पार बॉइल्ड सीरियल्स होते हैं, उन मतलब जो कि हमारे साबुत अनाज है, या जो जिनको रिफाइन नहीं किया गया है, उन चीजों में हमारे ज्यादा हमें मिलते हैं। जो रिफाइंड वाली चीज होती है उसमें नियासिन का इतना प्रेजेंस नहीं होता है। अंडे जैसे कि अब उसमें दूध में और अंडों में अभी हमने बोला था कि यहाँ पर हमारा भी प्रेजेंट होता है, और हमें वहां से इसकी प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसकी कमी से क्या होता है। इसकी कमी से हमारे चमड़ी के ऊपर, हमारे जो है पाचन क्रिया पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो स्किन अगर धूप में स्पेशली अगर जब वो प्रभावित होती है, तो वहां पे हमें खुजली और जलन लगती है। तो इस तरह की इसकी कमी होगी तो हमें इस तरह का अनुभव, भूख जो है कम लगेगी, हो सकता है आपको दस्त भी लगे। नर्वस चेंजेस में जो आपको दिमागी तौर पर नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, डर, चक्कर सा आना, डिप्रेशन या भुलक्कड़पन, ये सब चीजें होती है, जिसको हम डिमेंशिया के रूप में भी कहते हैं, जो कि थोड़ा सा उसको
हर बात को भूल जाते हैं। तो इसकी नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं पेलेग्रा। पेलेग्रा ये हम के नाम से जानते हैं, बीमारी के नाम से जानते हैं, और ये बहुत एक तरह से एंडेमिक की फॉर्म में इंडिया के कई जगह पे देखा जाता है, जहाँ पे ज्वार ज्वार जो होता है वो ज्यादा मात्रा में खाए जाते हैं। तो वहां पर ऐसा देखा गया है कि उन लोगों को नियासिन नहीं प्राप्त हो पाता है तो वो पेलेग्रा नाम की बीमारी से ग्रसित होते हैं। बाद में नियासिन अगर उनको दिया जाता है एज ए सप्लीमेंट तो वो ठीक हो जाते हैं। तो हमने देखा जो हमारा जो रिकमेंडेड डाइटरी जो अलाउंसेस जो हमारे जितने भी डोज है वो हमारे थाइमीन की 0.5 मिलीग्राम है 1000 किलो कैलोरी में, और हमारे राइबोफ्लाविन हमारा 0.6 मिलीग्राम होना चाहिए। निकोटीन जो हमारा नियासिन है वो 6.6 मिलीग्राम, ये हमारी एक रिकमेंडेड वैल्यू है। इसके बाद हम B5 की बात करते हैं जो कि है पैंथोथेनिक एसिड। इनके नाम आप याद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नाम अक्सर आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये हमारे ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। जो भी खाना आप खाते हो वो भी हमारा एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है, और ये फिर हमारे को हमारे डाइजेशन करता है किसकी, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है। और विटामिन B5 की जो जरूरत पड़ती है हमारी चमड़ी के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे लिवर के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए भी। और ये जैसे कि अभी बात करी गई थी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स को, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में ये बेसिकली मदद करता है, जो कि हमारे शरीर में जिनका कार्य होता है कि ऑक्सीजन को हमारे शरीर में हर एक एक सेल, एक एक कोशिका तक पहुंचाने का। साथ ही साथ ये हमारे जितने भी हमारे जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं या स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स है तो उनको बनाने में मदद करता है, जो कि हमारा कौन बनाता है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स बनते हैं तो ये उनमें बनाने में मदद करता है। तो जो भी आप बैलेंस डाइट लेते हैं आपको B5 वहां से अच्छे से मिल जाता है। तो ज्यादातर जो इसके सब्जियों में ये मिलता है, कौन ज्यादातर जो है ये ब्रोकली जो होती है, या जो हमारी गोभी की फैमिली जो होती है ना, उनमें ये मिल जाता है। आपके जो शकरकंदी होती है, स्वीट पोटैटोज होते हैं, और जो जितने भी साबुत अनाज हैं आपके, उनमें ये प्राप्त हो जाता है। इसका ये वाटर सोल्यूबल है तो ये हमारे शरीर में इकट्ठा तो होता नहीं है, है ना। और ये बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, ये हमारे डाइजेशन में मदद करता है किसके, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के, जो कि एनर्जी में हमारे काम आते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है। हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स के स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन, स्पेशली जैसे कॉर्टिसोल जो होता है ना। तो ये हमारे उन हार्मोन्स को बनाने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल है। और ये बाकी विटामिन की भी हेल्प करता है कि ताकि वो अच्छे से अपना काम करे, स्पेशली B2 जो था राइबोफ्लेविन, ताकि वो भी ठीक से जो है काम करे। इसीलिए इस विटामिन को, B5 को, एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन बनाने में मदद करता है। तो एंटी स्ट्रेस विटामिन भी इसको कहा जाता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, इट इज वेरी रेयर टू हैव ए विटामिन B5 डेफिशिएंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वहां का डाटा के हिसाब से वहां पे ऐसा बहुत कम लोगों को देखा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जहां पर देखा जाता है तो उनके जो लक्षण मिलते हैं वो होता है कि सर दर्द हो रहा है, उनको थकान लगती है, चिड़चिड़ापन है, उनके जो मसल्स कोऑर्डिनेशन जो उनका सही जो उनका जो कार्य करने का है वो नहीं हो पाता, उनको पाचन तंत्र के रोग भी जो है देखने को मिलते हैं, उनमें गड़बड़ी उनको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6, जिसको हम पायरिडॉक्सिन भी के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन B6 जो है ये हमारी बी कॉम्प्लेक्स का ही एक और हमारा हिस्सा है, और इसको जो हम पायरिडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमारा कोएंजाइम की तरह ही बेसिकली काम करता है कई उसमें, और जो कि मदद करता है बेसिकली प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में या मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये हमारी एंटीबॉडीज बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है B6 का। ठीक है, ये हमारे एंटीबॉडीज को बनाने में बहुत मदद करता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है दालों से, अनाजों से, और मीट से भी हमें मिलता है। तो हमारे अनाज से ये हमें ज्यादा मिल जाता है, और हमारे जो है सब्जी और फलों में ये कम मात्रा में पाया जाता है। तो
ऐसा देखा जाता है कि ये हमारे बिकॉज ये अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म को, चयापचय के मैंने उसको प्रभावित करता है, ये हमारे प्रोटीन इनटेक के भी जो है उसको प्रभावित करता है। तो अगर हम जितना भी खाते हैं तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर हम जो एवरेज जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 1.5 मिलीग्राम पर डे। तो कुकिंग लूजेस इन नॉर्मल इंडिया डाइट्स आर नेग्लिजिबल। जो हम खाना बनाते हैं उसमें कई बार ये, जो ऑब्वियसली आपको पता है कि हम लोगों के खाना बनाने के तरीके में काफी चीजें जो होती है, पोषक तत्व वो नष्ट हो जाते हैं या हमें उतना नहीं मिल पाते हैं। तो एक रिकमेंडेड डोज जो है उतना हमें वो जाना चाहिए, स्पेशली नर्सिंग मदर वगैरह के उसमें, जब इन्फेंट वगैरह को जाना चाहिए। अगर क्यों इसकी कमी होती है तो हमें जो किस तरह की प्रॉब्लम रहेगी, ऑब्वियसली प्रोटीन के उससे रहेगी, तो ग्रोथ वगैरह प्रॉपर जो नहीं हो पाती है। तो पेरिफेरल न्यूराइटिस जो हमारे के बेसिकली जो हमारे हाथ पैर की जो दूर दूर की जो हमारी नर्व्स होती है उनमें जो है इंफ्लेमेशन होने का डर रहेगा, खून की कमी हो जाएगी। ग्लोसाइटिस जो बेसिकली आपकी जीभ या आपके होठों के आसपास का जो है, यहाँ पे उनके भी इन्फेक्शन हो सकता है कि लोसिस, वही आपके होठों के आसपास के जो कटे कटे। सिबोरिक डर्मेटाइटिस जो आपकी स्किन जो आपके है, आपके स्पेशली जो ऑयल ग्लैंड्स होती है वहां पे भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये हमारे इस तरह की है, लेकिन इंडिया में इतनी ज्यादा जो है इसकी डेफिशिएंसी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि हम अनाज वगैरह बहुत अच्छे से ले लेते हैं, तो हमें ये इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा फोलिक एसिड, जिसको हम विटामिन B9 के नाम से जानते हैं। फोलिक एसिड काफी लोग शायद जानते भी होंगे। तो ये बहुत बड़ा अच्छा हमारा जो है, और इसकी जो खोज करी गई थी वो 1941 में करी गई थी। और जैसे ही बैक्टीरिया की ग्रोथ का जहाँ पे कुछ हो रहा था वहां पर ही इसकी खोज साथ में कर ली गई थी। तो ये बहुत जरूरी है सभी वर्टिब्रेट्स के लिए, जो मतलब हमारे स्तनपाई आप कह सकते हो, या ऑल वर्टिब्रेट्स जो जिनके मतलब रीढ़ की हड्डी होती है ना, उन लोगों के लिए बेसिकली। तो इट्स अ नेम, बस इसका नाम जो फोलिक एसिड लिया गया, लैटिन वर्ड फोलियम से लिया गया था, जिसका मतलब होता है लीफ, पत्ते से, है ना। तो फोलियम से फोलिक एसिड, बिकॉज इसको सबसे पहले पहली बार जो इसको जब खोज की गई थी वो कहाँ से करी गई थी, पालक के पत्ते से करी गई थी, इसीलिए इसका नाम फोलिक एसिड पड़ा। फोलिक एसिड बेसिकली एक इसका ये नाम होता है, इट्स अ टेरोइल मोनोग्लूटामिक एसिड, इसको शॉर्ट में फिर फोलिक एसिड का बोला जाता है। और ये हल्का सा आपका अल्कलाइन और एसिडिक ये सॉल्यूशन सा होता है। तो बट तो इसीलिए अगर दोनों का ही है तो ये हल्का सा न्यूट्रल की तरफ ही होता है, एसिडिक कम होता है, और या तो हल्का सा जो होगा तो एल्कलाइन की तरफ होगा। तो ये हवा में एक्चुअली नहीं प्रेजेंट होता। इसका काम बेसिकली हमारे को क्या है कि ये हमारे शरीर में जो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये उसको बनाने में मदद करता है। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली हमारे जो क्रोमोसोम्स में या जो हमारे जीन्स में वहां पर बेसिकली मदद करता है। तो जो मेटाबॉलिज्म जो उसमें भी ऑब्वियसली इफेक्ट करता है, वहां पे जो काफी चेंजेस को करते हैं। तो ये हमारे शरीर के अंदर अगर आप समझोगे तो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। और ये हमारे एसिड नाम है इसका, जैसे कि अभी कुछ लोग कहेंगे कि है तो ये एसिड, परंतु ये फिर भी न्यूट्रल उसमें रहता है। और इसके जो है लिवर है, लेग्यूम्स जो मतलब हमारे दालें हैं, स्पेशली दालों में भी जैसे राजमा है, ये सब जो हमारे बीन्स वगैरह होते हैं, ये सारी सब्जियां आती है। और यीस्ट जो खमीर जो उठता है, ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन फोलिक एसिड का, जो हमारा इसमें ये, लेकिन विटामिन जो होता है ये बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है। एंड इसमें जब कुकिंग जब हम इसको करते हैं तो आधा इसमें जो है इसका नष्ट हो जाता है। इसलिए जैसे आप पालक कभी भी खाओ तो जब हम बहुत अच्छे से ना उबाल के पालक को यूज करते हैं तो कोशिश करें कि बहुत कम मात्रा में इसको पानी में उबाले लें, ताकि उसका पानी आप नाली में ना फेंके, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल आपका विटामिन है, तो वो पानी में घुल के वो नष्ट हो जाता है। तो
इतना कोशिश करना चाहिए कि वो पानी हम या तो कंज्यूम भी कर ले, अगर आपको पानी फेंकना पड़ता है, होता है ना हम लोग बथुआ अच्छे से करते हैं निचोड़ के सारा, तो सारे ना वो वाटर सोल्यूबल विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि उनका पानी जो है हम कम से कम डिस्कार्ड करें, ताकि हमें जो उनका न्यूट्रिशन मिलेगा। आप करते तो बहुत हो, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भाई हमें तो पता नहीं क्यों फोलिक एसिड की कमी हो रही है। तो खाने बनाने के तरीके बहुत होते हैं कि उसमें हमें ऐसा खाना बनाना चाहिए कि हमारे जो है इस तरह के जो हमारे पोषक तत्व है वो नष्ट ना हो। इसका जो एक सेफ जो हमारे जो डोज बताई हुई है कि बच्चों के लिए जो हमारा एक एडल्ट्स के लिए 100 जो है माइक्रोग्राम जो है, और एक एडोलेसेंट्स के लिए जिनकी अभी जो ग्रोथ हो रही है उनके लिए, और बच्चों में जो है इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है 40 से, तो क्योंकि उनकी डेवलपमेंट की जो है जरूरत के हिसाब से। और ऐसा देखा गया है कि जो नवजात शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं बॉर्न टू मदर्स, जिन मदर्स में फोलिक एसिड कम होता है, तो उनकी ग्रोथ के ऊपर जो है बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आजकल प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा इनिशियली ही उनको जो है ना फोलेट और फोलिक एसिड ये सप्लीमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, ताकि बच्चे के अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी ना हो और उसकी वजह से जो है उनको आगे अनीमिया जैसी बीमारी ना हो, तो और रेड ब्लड सेल्स की भी जो है फॉर्मेशन ठीक होती रहे। तो अगर इसकी कमी हो जाती है, बहुत लंबे समय तक फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, तो आपके रेड ब्लड सेल्स जो है वो ठीक से नहीं बनेंगे, जिससे कि आपको जो है अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया कई प्रकार के होते हैं, वहां पे रेड ब्लड सेल्स की ठीक से ना बनने के कारण आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, तो उनको फोलिक एसिड का रिकमेंडेशन होता है। लास्ट है हमारा विटामिन बी 12। बी 12 को हम साइनोकोबालामाइन भी बोलते हैं, कई बार सिर्फ कोबालामाइन भी बोल देते हैं। तो ये हमारा लास्ट हमारा बी कॉम्प्लेक्स में हमारा है, और ये 1948 में जो सबसे लास्ट में एक्चुअली इसके जो खोज करी गई थी, तो इसके अंदर कोबाल्ट भी होता है और फास्फोरस भी होता है, और ये लाल रंग होता है, इसलिए साइनो मतलब रेड से इसका जो है। और ये एनिमल फूड में ज्यादातर है, तो आजकल बहुत इसके ऊपर हो रही है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, क्योंकि हम लोग तो घास फूस खाने वाले हैं, तो मतलब जो नॉन वेज नहीं खाते उनको तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से बहुत सारी थ्योरीज आती रहती हैं। तो क्योंकि बी 12 हमें मिलता जो पशुजन्य खाद्य पदार्थों से है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। कहाँ से मिलता है? तो जो हमारे सोर्सेज होते हैं वो हमारे जैसे कि गुड़, जो एनिमल मीट वगैरह हो गया, दूध है, अंडे हैं, है ना, समुद्री जो सी फूड्स होते हैं, उनमें ये बहुत अच्छे सोर्सेज में जो मिलता है। प्लांट्स में ये नहीं मिलता है, इसीलिए ऐसा कुछ है। परंतु हमारे खुद की पेट की आंतों में जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो इसको फॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप जिनको जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको डेफिशिएंसी होगी। अगर आपका पाचन तंत्र सही है तो आपका गुड बैक्टीरिया जो है आपको वो पूरा कर लेता है। तो साइनोकोबालामाइन बेसिकली एक बहुत ही अच्छा विटामिन है जो कि हेल्प करता है। ये बेसिकली जब अनीमिया की खोज कर रहे थे कि पेरिनीशियस अनीमिया होता है, तो वहां पे इसकी स्टडी में पता चला था कि जो हम एक तरह का जो है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आता है। तो वहां पर जब उनको भोजन अच्छे से दिया गया तो इसकी कमी जो थी वो दूर हो गई थी। तो वहां पर ये जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ द जो है रॉ लिवर वगैरह दिया गया था। तो साइनाकोबालामाइन बेसिकली जो हमारा हेल्प करता है, जो हमारा ये जो हीम कंपाउंड्स के उसमें बनाने में ये मदद करता है। जो भी हमारे जो कोशिकाएं जब उसमें इसको बनाने में मदद करती है, और ये हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में बेसिकली चाहिए होता है। बहुत ही कम में अगर आप इसको लेते हो, और ये हमारे बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कि अभी हमने बात करी हमारे बोन मैरो के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकि हमारे वहां पर रेड ब्लड सेल्स बहुत काम करे। तो ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर इसका बहुत इफेक्ट होता है। तो हमारी शरीर की जो डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारे नर्व डैमेज के लिए, है ना, ताकि जो हमारा पेरिनीशियस अनीमिया ना हो, तो ये हमारे उसमें हेल्प करता है कि हमारी नर्व कोई डैमेजेस ना हो। और ये कुछ कोएंजाइम्स के रूप में काम करता है, ताकि हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है वो भी ठीक से रूप से जो है बने काम करे, और हमारे शरीर के चयापचय में भी ये मदद करता है फोलिक एसिड के साथ, क्योंकि ये साथ में मिलके काम करता है। तो हमारी नॉर्मल जो जो भी सेल्स की फंक्शनिंग है, तो बोन मैरो की, नर्वस सिस्टम की और जीआईटी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। रिच सोर्सेज अभी हमने बात करी थी, लिवर है, ऑर्गन मीट्स होते हैं, दूध, अंडे, है ना,
मीट, फिश वगैरह वहां से ये हमें बहुत अच्छे से मिलता है। वनस्पतियों में ये नहीं होता है, और ये ज्यादा धूप और लाइट में भी नहीं ज्यादा रुक पाता है। तो इसलिए जो हमारा जितना भी है, हम अगर दूध को जो है हम बहुत अच्छे से जो हम उसको करते हैं, तो ये उसमें हमारा 40 to 90% जो इवापोरेशन ही हो जाता है। सिर्फ हम पेस्चराइज जब दूध को करते हैं तो 10% लॉस होता है, और खाली हम वैसे करते हैं तो वहां पर इतना इसका लॉस हो जाता है। अगर इसकी कमी होती है तो क्या होता है, तो हमारे जैसे जीभ है वो बहुत रॉ सोर टाइप की हो जाती है, और कमजोरी लगेगी, वजन कम हो जाएगा, आपके हाथ पैरों में जो है झंझनाहट सी लगेगी। आप बहुत ही जो है मेंटल सिम्टम्स होंगे, जो आपको बहुत ही किसी चीज में भी आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपके जो है नर्व्स के ऊपर जो झंझनाहट आ रही है वो अच्छे से काम नहीं करेंगी, और इसके उससे आप आपका जो है आपके ब्लड लॉस की भी हो जाएगी, क्योंकि आपके ब्लड सेल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आपको पेरिनीशियस एनीमिया हो जाएगा, और उसकी वजह से आपके नर्व सिस्टम में, आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, तो डीजेनरेशन हो जाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड का। तो अगर ये बहुत ही कम जो हो जाता है तो आपके नए आरबीसीज नहीं बनेंगे, जिससे कि आपको फिर मेगालोब्लास्टिक, आपके आरबीसीज का अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। तो इसके लिए फिर अलग से जो भी है इसका ट्रीटमेंट में B12 के इंजेक्शंस वगैरह जो है देते हैं। बाकी अब खाने पीने के उसपे हम इसका ध्यान रखते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट विटामिन है, जो लास्ट विटामिन है सारे विटामिन में, और हमारे वाटर सॉल्युबल में जो लास्ट है वो है विटामिन बी, विटामिन सी, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका दूसरा नाम है। इसको हम फ्रेश फूड भी के नाम से भी जाते हैं, फ्रेश फूड विटामिन भी कहते हैं, है ना, फ्रेश फूड विटामिन। क्योंकि कहाँ से मिलता है, ये ताजे फल और सब्जियों से मिलता है। तो इसमें ताजे फल और सब्जियों में इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। कैसे, कौन से ताजे फल और सब्जियां, फ्रेश सिट्रस, सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि संतरा है, नींबू है, मौसम्बी है, उनमें ये बहुत अच्छे से अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन कुछ सब्जियों में भी होते हैं। कौन से हैं, यहाँ पर अमरूद लिखा है, अमरूद वैसे हम फलों में ही गिनते हैं। आंवला है, पपीता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, टमाटर में, हरी मिर्च में, शिमला मिर्च में, इनमें भी बहुत अच्छा जो है विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को सभी को, मुझे लगता है जब कोविड आया था तो सब लोग अपने खान पान में विटामिन सी को बहुत बढ़ाने लग गए थे। तो सबको, मुझे पता लगता है कि सबको पता चल गया था कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए कि विटामिन सी, और विटामिन सी क्यों खाना चाहिए वो भी शायद अब उस सिचुएशन में सब लोगों को इसकी अहमियत भी पता चल गई थी। तो खाने पीने के स्रोत, क्योंकि हरी मिर्च का सेवन, और लाल कहने लगे थे कि टमाटर जरूर खाओ, कि भाई सलाद में, है ना, इस तरह के आप लोगों ने सुना होगा। ये तो संतरे वगैरह, नींबू भी हम कहते हैं नींबू का सेवन करो, टमाटर सलाद में खाओ। जिनको भी होता था हम उनको बताते थे हरी मिर्च जरूर आपको खानी चाहिए। साथ ही साथ विटामिन सी कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट वेजिटेबल्स, मतलब जो हमारी जड़ वाले कंद जो होते हैं, जैसे आलू है या आपकी शकरकंदी है, इनमें भी हमारा विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है। हमारे दालों और अनाजों में भी होता है, पर बहुत ही कम, क्योंकि ताजे फल फ्रूटों में प्रेजेंट होता है, ताजे फल और सब्जियों में प्रेजेंट होता है। अनाजों में ये कम होता है, लेकिन अनाज में हम उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं जब उनको हम क्या करते हैं, या तो हम उनको अंकुरित करते हैं, स्प्राउट करते हैं, या फर्मेंट कर देते हैं, या क्या हम करते हैं, उनको खमीर उठने के लिए देते हैं। तो जैसे आप डोसा है, इडली है, जो हमारा ये होता है, तो उससे उसका उस उन अनाजों में विटामिन सी नहीं होता, लेकिन उससे उसकी जो है मात्रा बढ़ जाती है। या आप अंकुरित दालें खाते हो, है ना, अंकुरित चना है, इस तरह से करते हो, तो भी उसकी विटामिन सी की जो है वो ग्रोथ जो है उसमें बन जाती है। तो एनिमल फूड में भी जो जैसे कि फिश, मीट, मिल्क, इनमें बहुत ही नाम मात्र का जो प्रेजेंट होता है, बाकी चीजों में ही आपको जो है मिलता है। देखिए सब कितने खुश नजर आ रहे हैं, इन सब में जो है विटामिन सी जो है प्रेजेंट है। जैसे कि हमने, अब हम बात करेंगे आंवला। आंवला जो कि हमारा अमृत फल, हम आयुर्वेद में हम इसे अमृत फल के नाम से भी जानते हैं, और अलग अलग जगह से इसको कह देते हैं कि सबसे अच्छा हम आंवला में बोलते हैं कि उसको हमारा विटामिन सी मिलता है लगभग लगभग 600 मिलीग्राम, अगर 100 ग्राम का फल है तो। हमारे अमरूद में भी मिलता है। कैशियो एप्पल्स जो होते हैं, कैशियो एप्पल्स जो जानते हैं क्या, इसे कैसे कहते हैं,
कैश्यू नट को बोलते हैं मैम? नहीं, कैशो नट आपका काजू होता है, कैशो एप्पल्स होते हैं आपके शरीफा। सुना होगा, हमारे नॉर्थ इंडिया में दिवाली के आसपास आता है शरीफा। कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं। ये सुना भाई, कौन सा फल है नहीं हाँ, जानते। वो है ना, इस तरह के फलों में होता है। और बाकी ऑरेंजेस सबको पता है, संतरा है, मौसम्बी है, ग्रेप फ्रूट जो होता है हमारा, पोमेलो, इन सब में भी हमारे प्रेजेंट होते हैं। ड्रम स्टिक्स, ड्रम स्टिक्स कौन सी होती है? सहजन की फली जो आपके सांबर में डलती है, उसमें भी देखिए कितना हाई कंटेंट आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। बाकी लीफी वेजिटेबल्स में भी होता है, जैसे कि ड्रमस्टिक लीव्स ही जो होती है सहजन के, जो इसको मेरे ख्याल से मोरिगनो लीव्स भी बोलते हैं, मोरिंगना क्या है ना, इस तरह के। यस यस मैम, यस, मोरिंगना उसमें बोलते हैं इसको। हाँ विटामिन सी बहुत हाईली एक्सीलेंट सोर्स होता है। एमेरंथ जो हमारी पत्तियां होती हैं, कैबेज है, पत्ता गोभी होते हैं, इन सब में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। और जो हम स्प्राउटेड पल्सेस, जो अंकुरित दालें खाते हैं, काला चना है, ग्रीन ग्राम जो हमारी मूंग की दाल होती है, तो उसमें भी हमारा, वैसे तो दालों में इतना नहीं होता, तो वो उसकी वजह से हमारा जो है ये हाई कंटेंट बन जाता है। तो ये इस तरह के ये बताया है कि किस किस में हमारा कितना है, ये बहुत सारे विभिन्न सोर्सेज हैं। अब विटामिन सी का काम क्या है? ये पहला क्या काम करता है? हमारे घावों को भरने में मदद करता है। अगर हमें कहीं पे चोट लगती है, खरोच लगती है, तो ये हमारे को जख्म बनाने में मदद करता है। और साथ ही साथ इसका क्या काम है? ये हमारे शरीर में लोहे को, आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। आयरन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के लिए इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? हमारे ब्लड में होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अपने पास खींच के लेकर आता है और हमारे शरीर में जहां पर हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की, वहां पहुंचाता है। अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, हमें को कमजोरी होगी। तो आयरन, हीम किससे बनता है? आयरन से मिलता है। तो उस आयरन को हमारे शरीर में अच्छे से काम करे, विटामिन सी उसकी हेल्प करता है। तो उस विटामिन सी का भी, अगर आप विटामिन सी को जो स्पेशली अगर आपने देखा होगा कि हम उनको गाइड करते हैं कि जो भी आप आयरन टैबलेट्स है वो जूस के साथ पीजिए, तो आपको एब्जॉर्प्शन अच्छा मिलेगा। कुछ लोग, उनको पता नहीं होता कि अपने दूध के साथ पी लेते हैं, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। आयरन और कैल्शियम कभी भी साथ में नहीं काम करेगा। तो आयरन जो भी महिलाएं लेती होंगी या गर्भवती महिलाओं को आप कभी भी रिकमेंड करें तो उनको ये हमेशा बताना है कि भैया तुम जूस के साथ लोगे, विटामिन सी के जो भी फॉर्म है उसके साथ आप आयरन लोगे, तो आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छा जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा। साथ में विटामिन सी का दूसरा क्या काम है? हमारे चोट है, इन्फेक्शन है, जो भी हमारे स्ट्रेसेस है, उनको ये ओवरकम करने में मदद करता है। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और जितने भी हमारे शरीर में जो भी टूट फूट है, विटामिन सी इसीलिए हमारे शरीर में इन्फेक्शन से जो है मदद करता है। कोविड टाइम में हमारे शरीर के अंदर जो भी टूट फूट हो रही है, रिपेयरिंग अच्छे से होती रहे, तो उनको विटामिन सी बताई गई थी। तो वुंड हीलिंग, चोट से मदद करता है, क्योंकि कोलेजन जो बनाने में मदद करता है। कोलेजन कहाँ बनता है? जहाँ पे चोट लग रही होती है, वहां पे हमारे कनेक्टिव टिश्यू अच्छे से, मतलब कोलेजन एक तरह के धागे वहां पे बन जाए तो हमारे वहां पे हीलिंग जल्दी होगी। तो ये कोलेजन बनाने में मदद करता है। डीलिंग विद द स्ट्रेस ऑल्सो, क्योंकि ये हमारे हार्मोन बनाने में मदद करता है, जो हमारे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन होते हैं, जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड ही बनाते हैं। जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है वहां पर हमारे को ये बनाने में मदद करता है। आयरन की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जो भी टूट फूट होती है उन वो उसमें भी हमारे जो है मदद करता है। ठीक है ना? तो डेली डोज हमारी कितनी लेनी चाहिए? बच्चों में 20 से 40 मिलीग्राम तक होती है, एडल्ट्स में पर डे के हिसाब से 40 मिलीग्राम का होती है। नर्सिंग मदर में थोड़ी सी ज्यादा होती है, 80 मिलीग्राम। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और अंदर की जो भी रिपेयरिंग है उसकी वजह से भी। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा? अगर इसकी कमी होगी तो आपका कोलेजन ठीक से नहीं बनेगा, आपकी हीलिंग डिलेड हो जाएगी, आपकी जो है आप इन्फेक्शन के लिए प्रोन टू हो जाओगे। आपको बार बार कोई ना कोई बीमारी अटैक करती रहेगी। जहां पे आपकी ज्वाइन नहीं होगा, जो भी आपकी कटफट होगा, धीरे धीरे निजड़ेगा, तो वहां पे इन्फेक्शन, बैक्टीरिया बार बार घुसेगा। तो जो भी आपकी वॉल्स जहाँ पे भी ब्रेकेजेस होगी वो बहुत टाइम लेंगी, तो वहां से खून बहता रहेगा, है ना? तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो जाती है। तो
डिलेड हीलिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो मसूड़े होते हैं वो कई बार सूज जाएंगे, वहां से खून निकलता है, ठीक है। हमारे सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं वो प्रॉपर वो हील नहीं हो पाता, उनमें बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, तो आपके जॉइंट्स भी रोना जो सूज जाएंगे, दर्द होगा, भूख लगेगी, कमजोरी रहेगी, ये सारे होते हैं। तो जो एक बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि आपके जो मसूड़े हैं, आपके गम्स हैं, वो स्पॉन्जी हो जाएंगे, फूले से लगेंगे और वहां से खून भी निकलेगा। तो जिनको विटामिन सी की कमी होती है उनके इस तरह के जो है मसूड़ों में ये प्रॉब्लम होती है, जिसको हम स्कर्वी कहते हैं। अगर आप अच्छे से खाना पीने का ध्यान रखते हैं, स्कॉर्बिक एसिड लेते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो आज हमने जो बात करी वो वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करी थी, जो कि हमारा पहले बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की बात हमने करी थी, B1, जिसको हम थायमीन बोलते हो, जिसका काम था हमारे एनर्जी को क्रिएट करना। तो रोल जो उसका क्या था, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। B2 हमारा राइबोफ्लेविन था, वो भी हमारे को जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के लिए मदद करता है, एनर्जी बनाने में मदद करता है। नियासिन B3 था हमारा, उसका भी हमारा एनर्जी बनाने में ही काम होता है। फिर फोलिक एसिड था हमारा, फोलिक एसिड हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में काम करता है, कहाँ पे, स्पेशली द रेड बोन मैरो में। उसके बाद B12 जो था लास्ट में हमारा, साइनो को बोला मैं, इसमें हमारे जो थे, इसमें भी ये रेड ब्लड सेल्स में मदद करता है। और ये हमारे जो थे, हमारा बोन मैरो, और ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम बेसिकली, उसमें भी हमारा जो है बहुत ही हेल्प करता है। और हमारा स्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, ये हमारे कोलेजन फॉर्मेशन में, हमारे जितने भी जख्म है उनको ठीक करने में, आयरन की एब्जॉर्प्शन में, और जितनी भी जो भी टूट फूट है उसको रोकने में ये बहुत ही मदद करता है। तो ये आज हमने विटामिन के बारे में सारा पढ़ लिया है। अब हम मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, तो हम कल उसके बारे में बात करेंगे। अभी किसी को अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।